हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का 14th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बहुत ही छोटा सा बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हमारे पास कोई एक ऐसा स्लैब हो जिसमें क्या हो कि डिस्टेंस के साथ साथ अभी तक क्या होता था कि स्लैब में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्लैब का म्यू कांस्टेंट रहता था, लेकिन कुछ इस तरह का स्लैब हो कि यहाँ पे मान लो कोई डिस्टेंस हो, डिस्टेंस के साथ साथ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता या घटता जाए, कोई भी तरीके से वो कर सकता है। कोई हमको इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि इधर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो या ज़्यादा हो, जैसे मान लो इधर कम हो, फिर जैसे जैसे आगे जाए वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाए, ठीक है। हर एक मतलब यहाँ कम हो, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। तो उससे क्वेश्चन किस तरह से हम डील किया जाए, वही आज हमारा लेक्चर का मेन कॉन्सेप्ट है। आज का लेक्चर प्योरली जो है जेईई मेंस और जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो लोग बोर्ड को पॉइंट कर रहे हैं वो लोग आज के लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इसके जो क्वेश्चन आने के चांसेस है मेनली मेंस या तो एडवांस में आ सकते हैं, ओके। तो पूरा लेक्चर ध्यान से नोट करो, 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। डायरेक्टली हम जो है डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इतना होप करता हूँ कि आज का जो वीडियो देखने से पहले आपको क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, स्नेल्स लॉ, ये सब एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तभी जो आज लेक्चर को आप टारगेट करना, नहीं तो पहले जो है वो सारे वीडियोस देख लो, तब जो है आज की वीडियो देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ पड़ेगा, नहीं तो जो है कॉन्सेप्ट ऊपर से निकल जाएंगे, ओके। तो डायरेक्टली देखो, ये क्वेश्चन आया है जेईई एडवांस 2016 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस डी हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जेड दैट इंक्रीजेस विथ जेड। मतलब क्या है कि हमारे पास इस तरह से स्लैब है, ठीक है। हमारे पास इस तरह से स्लैब है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्लैब इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जेड है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जेड है। एन जेड मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेड पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, देखो जेड इस तरह से हमको मार्क किया गया है। जेड मतलब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो उसी तरह से आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। वेयर जेड इज द वर्टिकल डिस्टेंस इनसाइड द स्लैब मेजर फ्रॉम द टॉप। द स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड N2। यहाँ पे बाहर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मीडियम है, ठीक है, जिसका एंगल हमको थीटा आई दिया गया है, ओके। यहाँ पे N1 है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। बाहर का जो मीडियम है वो कांस्टेंट है, खाली स्लैब के अंदर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता जा रहा है समय के साथ। बाकी बाहर जो मीडियम है वो तो कांस्टेंट ही है। और यहाँ पे बाहर इधर जो मीडियम है वो N2 मीडियम है। यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ की गई है और ये कुछ जो है शिफ्ट हो चुका है अपने पाथ से। मतलब लाइट यहाँ से एंटर किया और यहाँ से लाइट जो है निकल रहा है, एंगल बना रहा है थीटा फाइनल, इस तरह से एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मीडियम है वो N2 है, क्लियर है। इसका जो डेप्थ है मतलब थिकनेस है इसका स्लैब का वो D है। इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो है डिस्टेंस के साथ साथ इंक्रीज करते जा रहा है, वेयर जेड इज द वर्टिकल डिस्टेंस, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हमको प्रोसीड करना है। यहाँ पर L जो है हमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। L इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे आया था रे, यहाँ पे निकल गया तो कितना मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया L, ठीक है। यहाँ पे देखो ये और ये पैरेलल है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया उसको हम बोलते हैं L इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्या क्या बोला गया, अरे हाँ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है। तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से प्रोसीड किया जाए। वैसे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगा उसके अंदर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमको इक्वेशन भी दिया रहेगा, तो हमको क्या है कि उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर कोई इक्वेशन नहीं दिया है तो ये जो है क्वेश्चन ईजी बन जाता है, लेकिन तो भी हम ट्राई करेंगे इसको मैथमेटिकली भी अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं कि हो क्या रहा है इसके अंदर। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, N1 sin थीटा आई इक्वल टू N2 sin थीटा एफ। बोल रहे हैं कि यहाँ पर N1 sin थीटा आई इक्वल टू N2 sin थीटा एफ। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रहा है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो आपको 2 बातें पता होनी चाहिए कि स्नेल्स लॉ होता है ना उसके अंदर, तो N sin थीटा उसके अंदर हमेशा कांस्टेंट रहता है। N sin थीटा कांस्टेंट रहता है चाहे जितने भी स्लैब्स हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 स्लैब्स हो तो हम क्या लिखेंगे, N1 sin थीटा 1 इक्वल टू N2 sin थीटा 2। मान लो यहाँ पे टोटल N स्लैब्स है तो लास्ट में जाते जाते
तो जाते जाते इक्वल टू n, मतलब मान लो n स्लैब्स है तो n1 साइन थीटा n, ठीक है। जितने भी स्लैब्स हो उतने यहाँ पर जो है इस तरह से जाते जाएंगे। क्लियर है? तो क्या किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हो, सारे ही इक्वल हैं एक दूसरे के, तो आप किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या इन्होंने ये मीडियम को और ये मीडियम कंपेयर किया है कि n1 साइन थीटा आई, इन्होंने क्या लिखा है कि n1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू n2 साइन थीटा एफ। तो ये बात 100% सही है। यहाँ पर रे ऑफ लाइट, यही रे ऑफ लाइट है जो यहाँ पे मतलब थोड़ा अपने पास से थोड़ा डेविएट हो गई है। क्लियर है? तो n1 साइन थीटा आई इक्वल टू n2 साइन थीटा एफ, पहला ऑप्शन जो है 100% करेक्ट है। ये तो सुबह स्नेल्स लॉ से सॉल्व हो गया। क्लियर है? तो कभी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो पहला आपको ये पॉइंट याद करना है कि n साइन थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके ऊपर से जो है हमको जो भी इक्वेशन डिराइव करना होगा ना, इसके अंदर हम जो इसी इक्वेशन डिराइव करेंगे, n साइन थीटा इज कांस्टेंट। आप किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है? तो चलो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। इसके हिसाब अगर पहला करेक्ट है दूसरा तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज एक ही इक्वेशन के दो फॉर्मूले थोड़ी आ सकते हैं। तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। अब बचा रहेगा तीसरा, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ n2 एंड L इज डिपेंडेंट ऑन nz। L क्या है कि कितना, देखो पाथ अपने शिफ्ट हो गया है। अब क्या है कि अंदर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समय के साथ चेंज करता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं किसी भी z डिस्टेंस पर, यहाँ पर किसी भी z डिस्टेंस पर मैं जो है dz विथ का एक छोटा सा स्लैब काट लेता हूँ। ये तो करते हैं हम लोग, अगर हमको कोई वेरिएबल दिया रहता है तो क्या करते हैं हम, किसी भी z डिस्टेंस पर एक dz विथ का एक छोटा सा हम स्लैब काट लेते हैं। ठीक है? अब क्या है कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस तरह से जा रही होगी, तो रे ऑफ लाइट जो है स्टेट थोड़ी ट्रैवल करेगी, हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करते जा रहा है। और क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, आप सोचो हमको क्या दिया है, देखो पहला ऑप्शन तो क्लियर हो गया, चलो इसको हटा देता हूँ मैं। ध्यान से सुनते जाओ। हमको पता है कि n साइन थीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है? n साइन थीटा क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब सिंपली अगर आप देखो n इज इक्वल टू कांस्टेंट, मान लो कांस्टेंट ये k मान लो अपॉन साइन थीटा। ठीक है? मतलब क्या है कि अगर n इंक्रीज होगा तो थीटा जो है डिक्रीज होगा। ठीक है? बिकॉज n इंटू साइन थीटा कांस्टेंट है, तो भाई एक डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा तभी तो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। क्लियर है? मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समय के साथ इंक्रीज कर रहा है, मतलब थीटा क्या होगा, समय के साथ डिक्रीज करेगा। ठीक है? मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा, मतलब पहले जो है थीटा आई था, धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है? इस तरह से कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से थीटा एफ से निकल रहा है। तो रे ऑफ लाइट जो है कुछ इस तरह से, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा बिकॉज हर समय अलग अलग है ना, तो रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से कुछ ट्रैवल करेगा पाथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, हर जगह अलग अलग है। ठीक है? उसके अंदर हमने क्या किया है कि जो है इस तरह से हमने बना लिया है, और इस स्लैब है तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल बना देते हैं। तो मैं जो है स्मॉल स्लैब की बात करूँ तो यहाँ पर ये थीटा एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके बाद जो एंगल हो जाएगा ये थीटा प्लस डी थीटा एंगल हो जाएगा ना। मतलब स्मॉल एंगल में चेंज आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। और मान लेते हैं भाई देखो ये अपना z डायरेक्शन है, मैं मान लेता हूँ ये जो l डिस्टेंस वाला है ना अपना x डायरेक्शन है, जिससे हमारा क्या इक्वेशन बनाने में हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? मान लो अपना z डायरेक्शन है, मान लो अपना x डायरेक्शन है, इक्वेशन बना सकें। वैसे ये क्वेश्चन तो ओवरऑल, इसके अंदर इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। आपको खुद पता है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा n होगा, सोचो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा थीटा कम होगा, मतलब उतना थीटा डिक्रीज करेगा और उसी हिसाब से यहाँ पर ये बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पर जो L है ना, ये क्या है कि शिफ्ट कितना, मतलब रे अपने पाथ से शिफ्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा ही ना, वो डेफिनेटली nz पर डिपेंड करेगा। सोचो nz अगर इंक्रीज होगा तो क्या है, थीटा डिक्रीज होगा, तो जो है कुछ कम थीटा से जाएगा ये। अगर nz डिक्रीज हो रहा होता तो थीटा इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है? मतलब कि पाथ, इसका जो पाथ है ना वो डेफिनेटली जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब nz पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे थीटा कम है तो मतलब l कम होगा ना, अगर थीटा ज़्यादा होगा तो ये जो है ज़्यादा डेविएट करेगा तो l ज़्यादा हो जाएगा। मतलब l इज डिपेंडेंट ऑन nz, मतलब l जो शिफ्ट है ना वो nz पर डिपेंड कर रहा है। तो अपना जो c ऑप्शन है, सॉरी अपना जो d ऑप्शन है वो करेक्ट है। अपना कौन से ऑप्शन करेक्ट है, एक तो पहला a ऑप्शन करेक्ट है और एक तो अपना d ऑप्शन करेक्ट है। अब चेक करना रहेगा c ऑप्शन। c ऑप्शन क्या बोल रहा है, l इज इंडिपेंडेंट ऑफ n2, l इज इंडिपेंडेंट ऑफ n2। भाई ये जो l है ना ये बाहर n2 पर नहीं डिपेंड कर रहा है। n2 कोई भी मीडियम देखो, ये l शिफ्ट ये थोड़ी n2 पे डिपेंड कर रहा है, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना शिफ्ट हुआ वो l है ना, तो वो बाहर के मीडियम में कैसे डिपेंड करेगा, वो बाहर के मीडियम में डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब बाहर के मीडियम से वो इंडिपेंडेंट है।
तो अपना जो सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। क्या लिखा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ N2, मतलब बाहर के मीडियम में डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ वो सही बात है, नहीं डिपेंड कर रहा है, मतलब सी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। क्यों पता है, ये जो L है ना, सिर्फ अंदर के मीडियम डिपेंड करेगा ना, बाहर क्या है उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। बाहर के मीडियम से इसका थीटा एफ कितना है वो फर्क पड़ेगा। अगर बाहर का मतलब ये n ज़्यादा होगा तो ये थीटा एफ कम होगा ना, बिकॉज अगर हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होता है, लेकिन हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बाहर का मीडियम N2 कैसा है उसके हिसाब से थीटा डिपेंड करता है, थीटा, ना कि ये L तो जो शिफ्ट होना था वो यहाँ तक हो चुका। उसके बाद रे ऑफ लाइट यहाँ पहुँचा, अब बोलेगा भाई यहाँ पर डेंसर मीडियम है तो उस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो L है ना वो N2 पे डिपेंड नहीं करता, मतलब L इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ N2। तो मतलब अपना जो सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था A, C एंड D। हमने तो जो चौथा ऑप्शन है ना L इज डिपेंडेंट ऑन NZ, हमने इसको डायरेक्टली तो बोल दिया भाई हाँ ये L पर डिपेंड, मतलब ये जो है L इज डिपेंडेंट ऑन NZ। इसको जो है मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। अब मैथमेटिकली किस तरह से प्रूव करोगे उसको हम देखते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में हम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे देखो ध्यान से, हम लिखेंगे n sin थीटा इज कॉन्स्टेंट, n sin थीटा इक्वल टू k, ठीक है, कॉन्स्टेंट को मैंने k मान लिया। ओके, अब जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे n जो है nz है, यहाँ पे n क्या है nz है, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे ये मेरा थीटा है। इसको थोड़ा मैं ब्रॉड करके ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगा। मान लेता हूँ यहाँ पे ये देखो ये dz है अपना, क्या है इस तरह से dz, मतलब ये अपना dz विड्थ मैंने काटा है, इसको मैं छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला है, इसको छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस डायरेक्शन में जो शिफ्ट हुआ है यहाँ पे ये जो अपना dl का है, और ये मैंने अपना थीटा लिया है। क्लियर है ना, देख रहे हो ध्यान से, ये थीटा मेरा, तो इस डायरेक्शन में देखो dz और ये dl, कहीं भी देख सकते हो यहाँ पर थीटा। यहाँ पे जो चेंज है थीटा का बहुत ही स्मॉल है तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थीटा dz और dl, यहाँ पे ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या है कि nz sin थीटा इज कांस्टेंट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब भाई z के साथ इंक्रीज कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू z इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम ढूंढना चाह रहे हैं, देखो हम कर क्या रहे हैं, पहले आप समझ लो हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं कि L इज डिपेंडेंट ऑन nz, मतलब L की जो वैल्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, वो हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से प्रूफ करेंगे देखो ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पर क्या होगा, चेन रूल लगेगा, ये भी वेरिएबल है, ये थीटा, ठीक है, थीटा भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो कांस्टेंट तो कोई नहीं है, कांस्टेंट सिर्फ ये k है। तो हम यूवी रूल लगाएंगे, पहले nz को कांस्टेंट रखा, थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी जेड, है ना, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस अब दूसरी बात क्या करेंगे, हम साइन थीटा कांस्टेंट रखेंगे, और nz का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कि d ऑफ nz अपॉन डी जेड, यही तो होगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे चेन रूल लगा लिया। अब यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, नीचे डी जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है एन जेड कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी ऑफ एन जेड, इस तरह से आ रहा है, इधर आ रहा है। ओके, ये डी जेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको डी थीटा के टर्म में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। इसको इस तरफ ही ले आओ, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे डी ऑफ एन जेड है और यहाँ पे एन जेड है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑफ एन और एक डी जेड करके भी कहीं था, यहाँ पे डी जेड कैंसिल हो गया, हाँ ठीक है, डी ऑफ एन जेड। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस कॉट थीटा डी थीटा आ रहा है, और हाँ ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये डी ऑफ एन जेड अपॉन यहाँ पे नीचे आ जाएगा एन जेड, इस तरह से आ रहा है ना। अब यहाँ पे कॉट थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमने देखो ये ट्रायंगल देखा, ये ट्रायंगल, तो इसमें टेन थीटा क्या आ रहा है, इसमें टेन थीटा आ रहा है डी एल अपॉन डी जेड, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एल। तो इसको ही फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, माइनस इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एल, तो डी जेड अपॉन डी एल, बिकॉज मेरे को इक्वेशन जो है एल के टर्म में चाहिए ना, यहाँ पे थीटा के टर्म में चाहिए होता तो हमारा इक्वेशन आ गया था, लेकिन हमको चेक करना है कि एल के साथ क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हमने जो है इसको डिफरेंशिएट किया है, कुछ नहीं किया है, डिफरेंशिएट किया है और इसको जो है अरेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कॉट थीटा है ना, उसकी जगह पर मैंने डी जेड अपॉन डी एल लिखा इंटू डी थीटा, इंटू यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है डी ऑफ एन जेड,
देखो डी ऑफ एन जेड को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन डैश ऑफ जेड लिख सकता हूँ ना, बट डी ऑफ एन जेड क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एन जेड है, इसको मैं एन डैश ऑफ जेड लिख रहा हूँ, एन डैश ऑफ जेड अपॉन एन जेड। एन डैश ऑफ जेड कुछ नहीं है, मतलब एन का डिफरेंशिएशन विथ मतलब एन जेड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने इसको। और ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमको अब जो है इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डी एल अपन डी थीटा यहाँ पे इस तरफ आ रहा है और डी जेड के टर्म में हमको लाना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा एन जेड, और डी एल को ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ पे तो हो जाएगा डी एल, ओके। यहाँ पे डी एल की वैल्यू है और यहाँ पे डी थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन जेड हो जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा एन डैश ऑफ जेड, नीचे आ रहा है एन जेड, एन डैश ऑफ जेड आ रहा है, देखो ये ऊपर आया नीचे आया, ये डी एल ऊपर गया, यहाँ पे एक डी थीटा भी है, ठीक है, डी थीटा, और यहाँ पे एक डी जेड भी है, ओके ओके। यहाँ पे डी थीटा चलो नीचे ले लो। तो हम देख क्या रहे हैं, अब देखोगे इक्वेशन के अंदर ना, तो जो इक्वेशन जो एल है वो मतलब जो है एन जेड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से फर्दर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको फर्दर इस तरह से सॉल्व किया, और यहाँ पे हमारा जो भी इक्वेशन आ रहा है इसको फर्दर इंटीग्रेट करोगे तो एल की वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो एल का वैल्यू आएगा ना वो देखो एन जेड पर डिपेंड कर रहे हैं, एन जेड पर डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कि एल कितना शिफ्ट हो रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस मेनली ये बात ध्यान रखनी है कि एन जेड साइन थीटा इसके इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसके बाद जो है आप डिफरेंशिएट करके उसका स्लोप व्लोप निकाल के जो है आप इस तरह से इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो होप्स आपको क्वेश्चन सुना पड़ा होगा। अब इसको रफ करके करते हैं इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो कि आया था मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर 10 मार्क्स के अंदर IIT JEE 1995 में आया था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, तो ये क्वेश्चन कर लोगे ना आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है जरूर से आप एक बार ट्राई कर लो, ओके। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये भी जो है कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसके अंदर क्या है कि हमको n का इक्वेशन दे दिया है। अब n किस तरह से मतलब जो है मतलब डिपेंड कर रहा है, हमको इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है इस तरह से ड्रॉ किया गया है, देखो ध्यान से क्या है कि इसला स्लैब ड्रॉ किया, यहाँ पर भी एक स्लैब है, ठीक है। यहाँ पर t = 0 पर क्या बोल रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द एयर इज इंसिडेंट एट ए ग्रेजिंग एंगल, मतलब यहाँ पर रे ऑफ लाइट ग्रेजिंग एंगल पे आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में ही जो है इस तरह से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इस तरह से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, इस तरह से रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि पहले ही 90 डिग्री एंगल बना रही है, ओके। और क्या बोला है कि इसका थिकनेस जो है हमको 1 मीटर दिया है, ठीक है। ऑन रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ अ ट्रांसपेरेंट थिकनेस 1 मीटर, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ओरिजिन, यहाँ पे जो 0,0 है ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। और ये पॉइंट अपना P x1, y1 है, ओके। कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कुछ यहाँ पे बाहर एयर मीडियम है, दोनों तरफ बाहर जो है एयर मीडियम है, ठीक है। बोला क्या गया है यहाँ पे देखो हमको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता था, इसके अंदर होता क्या है कि हमको जो है चारों इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन ने पूछा है वो हमको जो है करना है। बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.0 और यहाँ पे b x, y हमको एक पॉइंट दे दिया है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ठीक है। ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको n का इक्वेशन दिया है, देखो ध्यान से n जो है y के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है। ये अपना y डायरेक्शन है, n जो है y के साथ चेंज कर रहा है, और क्या इक्वेशन दिया है उसका k × y रेज़ टू 3/2 + 1 रेज़ टू 1/2, ये अपना इक्वेशन दिया है, ठीक है। वेर k = 1 × मीटर रेज़ टू -3/2, ठीक है। k = 1 × मीटर रेज़ टू -3/2 अपना इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन का हमको प्रोसीड करना है। पहला इक्वेशन हमको स्लोप का इक्वेशन निकालना है, इन द टर्म्स ऑफ x एंड y हमको स्लोप का इक्वेशन निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, हमको पता है स्लोप जो होता है dy/dx होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है अपना dy/dx। बस इसी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, देखो ये अपना y डिस्टेंस है, ये अपना क्या है y है, और ये अपना क्या है x है ना, हाँ ठीक है। तो हम जो है किसी भी y डिस्टेंस पर जाके एक dy विड्थ का स्ट्रिप काटेंगे पतला सा, ठीक है। ये मेरा dy विड्थ का एक स्ट्रिप है किसी भी y डिस्टेंस पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये dy विड्थ का हमने स्ट्रिप काटा, और यहाँ पर ये देखो अपना इस सरफेस है, ये अपना नॉर्मल हो जाएगा,
ठीक है, ये अपना सरफेस, ये अपना नॉर्मल, मतलब ये अपना जो है थीटा हो जाता है। इंसिडेंट एंगल थीटा क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक है, ध्यान रखना, इसको थीटा मत कर देना आप, ये वाला थीटा मत करना, ये थीटा करोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। इंसिडेंट एंगल देखो, ये अपना इंसिडेंट एंगल है, ये अपना इंसिडेंट रे है। ठीक है, देखो ध्यान से साइड में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये अपना इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है, तो ये अपना एंगल होता है ना थीटा। और ध्यान से देखोगे स्ट्रिप काटा है मैंने, जो कि यहाँ पे इस तरह से जो है dx भी ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे ये जो है अपना dx है और यहाँ पे ये अपना dy है। समझ पड़ रहा है ना क्या हो रहा है, x मतलब x में कितना ट्रैवल किया उसने dx, यहाँ पे ये dx हो जाएगा और ये अपना जो है dy हो जाएगा। तो जो है मैंने इसको इस तरह से बड़ा करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये अपना ट्राइंगल है, ये dx है, ये dy है। क्लियर है ना, ये dx है और ये dy है। तो अब ध्यान से ये अपना इक्वेशन है, अपने n का इक्वेशन भी हमको दिया है, तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि n sin थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इक्वेशन बनाने के लिए आप ये स्टेप फॉलो करोगे, n sin थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो n sin थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि k दिया है यहाँ पे, तो k ले लो, n sin थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब n का इक्वेशन हमको दिया है, n की इक्वेशन क्या दिया है हमको कि k इंटू वाई रेस टू 3/2 प्लस 1, मतलब इसका अंडर रूट हमको दिया है, इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट के वैल्यू कैसे निकाला जाए। ध्यान से देखो कि रे ऑफ लाइट अगर 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो जो है सेम वो 90 डिग्री पे बाहर निकलेगा ना। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, भाई 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो रे ऑफ लाइट सेम 90 डिग्री से वो बाहर निकलेगा इस तरह से, उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी 90 डिग्री होगा। मतलब क्या है कि हम के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन साइन थीटा इक्वल टू के है। तो यहाँ पे देखोगे के की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 1 है और साइन 90 होता है 1, तो अपने के की वैल्यू जो है 1 आ जाती है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये के तो कहीं भी हम चेक कर सकते हैं ना, बिकॉज एन साइन थीटा तो हमेशा हर जगह सेम होगा। तो यहाँ बाहर चेक करता हूँ, देखो एन की वैल्यू 1 है और साइन 90 होता है 1, तो के की वैल्यू अपनी आ गई 1। क्लियर है ना, तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, मतलब वाई रेस टू 3/2 हो गया और इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि क्या है के की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ध्यान से देखोगे कि साइन थीटा वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई रेस टू 3/2 प्लस 1, ये अपनी साइन थीटा वैल्यू आ गई। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, हम कर क्या रहे हैं, हमको पूछा है क्वेश्चन के अंदर स्लोप, स्लोप होता है dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पे से देखो हम स्लोप की वैल्यू निकालना चाहेंगे। यहाँ से देखो tan थीटा क्या आ रहा है, tan थीटा आ रहा है dx अपॉन dy। ठीक है, tan थीटा dx, लेकिन हम स्लोप जो होता है वो dy/dx होता है। तो अपने को जो है यहाँ पे देखो tan थीटा आ रहा है dx अपॉन dy, तो अपने को जो है dy/dx अगर ढूंढना हो, dy/dx, तो वो तो अपना आ रहा है cot थीटा ना। देखो dy/dx करेंगे तो हो जाएगा cot थीटा। हमको sin थीटा की वैल्यू पता है, हमको cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम जो है ट्राइंगल की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, चलो यहीं कर लेता हूँ मैं। ओके, कहाँ करूँ, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, अपने क्या है कि tan थीटा पता है, देखो sin थीटा पता है, ये ट्राइंगल देखोगे ध्यान से, sin थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये अपोजिट और ये वाई रेस टू 3/2 प्लस 1। अब तीसरा साइड निकालना तो क्या करते थे हम, दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वाई रेस टू 3/2 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा वाई रेस टू 3/2 का अंडर रूट, मतलब वाई रेस टू 3/2 का अंडर रूट बचेगा ना, इस तरह से, यही तो बचेगा। देखो ध्यान से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वाई रेस टू 3/2 प्लस 1 माइनस 1, तो वाई रेस टू 3/2 बचा, उसका अंडर रूट यहाँ पे आ गया, तो अंडर रूट इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, वाई रेस टू 3/2 रेस टू 1/2 करेंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा वाई रेस टू 3/4 हो जाएगा। ओके, वाई रेस टू 3/4 हो जाएगा। तो अब कॉट थीटा वैल्यू निकालना, हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल से देखो हम कॉट थीटा निकालते हैं। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है दिस अपॉन दिस, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो वाई रेस टू 3/4, मतलब क्या है कि अपना dy/dx जो कि स्लोप है, dy/dx स्लोप है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, वाई रेस टू 3/4। देखो वाई के टर्म में अपना इक्वेशन आ गया, मतलब पहला ऑप्शन जो है अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, कि dy/dx स्लोप, तो अपना स्लोप के आंसर क्या आ गया, देखो ध्यान, स्लोप इक्वल टू क्या आ गया, स्लोप इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू वाई रेस टू 3/4, ये बना आ गया स्लोप। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब क्या है, हमको इक्वेशन निकालना, तो भाई हमको स्लोप का पता है, इक्वेशन निकालना, क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ,
तो अपने को जो है ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखो यही सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ तक समझ पड़ेगा आपको किस तरह से हमने किया। एन साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन की वैल्यू रख दिया हमने, उसके बाद साइन थीटा मिल गया। अब स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, तो हमने जो है उसको करके अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, वो ट्रायंगल की मदद से अपना क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई रेस टू 3/4 आ रहा है। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, वाई रेस टू 3/4। अच्छा ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और देख सकते हो आप कि भाई ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज कर रही है। आप चेक कर सकते हो, आप जो है यहाँ पे x इक्वल टू 0 डालोगे, देखो x जब x इक्वल टू 0, x 0 है और y 0 है, तब n की वैल्यू क्या आ रही है। n का इक्वेशन हमको क्या दिया था, n का इक्वेशन हमको दिया था y रेस टू 3/2 प्लस 1 रेस टू 1/2। तब यहाँ पे y इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 0 डालोगे तो n इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, y इक्वल टू 0 पर n इक्वल टू 1 है, और जब y इक्वल टू 1 आ रहा है मतलब यहाँ पे y इक्वल टू 1 होगा, तब n की वैल्यू क्या आ रही है, तब n की वैल्यू देखोगे ध्यान से 1 + 1, y इक्वल 1 1 + 1 मतलब √2 आ रही है, n की वैल्यू आ गई √2। मतलब यहाँ पे क्या है, कभी कोई क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकते हैं भाई थीटा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो 1 से लेकर √2 तक जा रही है, मतलब क्या है कि n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या है कि धीरे धीरे थीटा जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, थीटा क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। यहाँ पे n इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब क्या है कि थीटा डिक्रीज कर रहा हो। तो क्वेश्चन में कभी पूछे तो डायरेक्टली आप उसको बता सकते हो। ओके, इस तरह से निकाला जाए। चलो ये तो ठीक है। अब पूछा क्या है, सेकंड हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किस तरह से निकालेंगे हमको पता है कि हमारा dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आया था, y रेस टू 3/4। बस अब जो है इसको जो है वेरिएबल सेपरेशन सेपरेट कर लो और इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन y रेस टू 3/4 इज इक्वल टू dx। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y रेस टू -3/4 इंटू dy इक्वल टू हो जाएगा dx। तो यहाँ से क्या होगा -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1, ये तो होता है ना इंटीग्रेशन का आंसर। और यहाँ पे आ जाएगा x + c आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट बिकॉज हम इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 - 3/4 हो जाएगा, 1/4 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 × y रेस टू 1/4 इस इक्वल टू आ रहा है x + c। अब c के वैल्यू कैसे निकालें, अब जो है 0,0 पुट करके देख लो, x 0 होगा तो y 0 होगा, तो यहाँ पे x 0 y 0 मतलब c की वैल्यू आगे 0। एट 0,0 c की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो c की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन आ गया ना वो 4 × y रेस टू 1/4 इस तरह से आ गया। हम y इक्वल टू कुछ लिखते हैं ना, तो y इक्वल टू लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा y इक्वल टू x रेस टू 4 अपॉन 4 रेस टू 4। मैंने क्या किया, रेस टू 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, तो x रेस टू 4 अपॉन 4 रेस टू 4 इक्वल टू y। तो अपना सेकंड आंसर भी आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आ गया। ठीक है, ये 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन था। इस तरह से हमको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मेनली तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से प्रोसीड करना है, किस तरह से आपको इक्वेशन बनाना है और किस तरह से इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, एन साइन थीटा कांस्टेंट करके उसके बाद जो है स्लोप वगैरह देख के आप इक्वेशन बना सकते हो। ओके, तीसरा क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट x1, y1 एट पॉइंट B वेयर इट इंटरसेक्ट द सरफेस। भाई x1, y1 हमको डिटरमाइन करना है, तो भाई यहाँ पे y की वैल्यू पता है अपने को 1 है, तो x की वैल्यू ढूंढ लो यहाँ पे। ठीक है, व्हेन y इक्वल टू 1 x की वैल्यू क्या आएगी, देखो y इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/4 और h/4, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो जो x1, y1 है वो क्या आ गया अपना, वो आ गया 4,1 सिंपल। ठीक है, ये पॉइंट भी आ गया अपना 4,1। और चौथा क्या, इंडिकेट द पाथ ऑफ रे। तो पाथ ऑफ रे तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भाई किस तरह से रे आया, किस तरह से रे चला गया। मेनली क्या था, आपको अंडरस्टैंड करना था कि किस तरह से जो है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, किस तरह से इक्वेशन बनाना होता है और किस तरह से स्नेल्स लॉ को यूज़ करना होता है। इसके जो क्वेश्चन जो है क्या है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, तो ये लाइकली है कि जे एडवांस या जे मेन में पूछा सकता है। ठीक है, इसलिए जो है मैंने इसको सेपरेटली ले लिया, जिससे क्या है कि आपको दो मतलब किसी लेक्चर के साथ ये मिक्स ना हो और आप जो है इसको सेपरेटली किस तरह से इसको प्रोसीड करना है उसको आप देख सको। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इसी तरह के वीडियो देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो नेक्स्ट हमारा आप जो वीडियो होगा प्रिज्म के ऊपर आएगा, प्रिज्म का टॉपिक पूरा शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।